बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट पार्ट को हमने थोड़ा सा इसके अंदर डिस्कस किया जर्नल के हवाले से। अभी हम उसका सेकंड पार्ट जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर जो है हम जर्नल से शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कि जर्नल क्या चीज़ होती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि जी जर्नल इज़ अ डिटेल्ड अकाउंट दैट रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस, जिसके अंदर हम तमाम अपनी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की, उसको हम कहते हैं जर्नल, ठीक है। टू बी यूज फॉर फ्यूचर रिकनसाइलिंग ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम फ्यूचर की रिकनसिलेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसको जो है ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन टू अदर ऑफिशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो होते हैं, जो लेजर इसके बाद जो बनना है उसके हवाले से यहाँ से हम ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो अपनी यहाँ से जो हम ट्रांजैक्शंस को पिक करते हैं और वहाँ पर क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। जर्नल इज़ यूज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल, ठीक है ना, ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था। क्रोनोलॉजिकल क्या चीज़ होती है कि जिसमें हम डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन फर्स्ट जो है वो अकर होती है हम उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं, जो बाद में आएगी उसको हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ऑल वॉचेस वर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिनको हम पहले जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। और इस चीज़ को हमने क्या नाम दिया था, ओरिजिनल एंट्री या डे बुक के नाम हवाले से भी, ठीक है। और इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये जो जर्नल है ये आजकल चूँकि अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी जो डे टू डे बिजनेस लाइफ है, तो इस वजह से ये अगर आप इसको फिज़िकली अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको इस शक्ल में ना मिले, ठीक है। तो अगर किसी जगह पे मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं तो किसी अंदाज में आपको मिल सकता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये चीज़ है कि हमने फिर डिस्कस किया था इसके अंदर के जो है आजकल जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर किस तरीके से मेंटेन होता है। तो उसके लिए हमने पीछे भी जो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वॉचर्स जो है वो बनाए जाते हैं। वॉचर जो होता है वो एक तरह से जर्नल एंट्री उसकी होती है, जर्नल की ही एक ट्रांजैक्शन जो भी होती है उसको हम एक सेपरेट एंट्री को हम अलहदा एक वॉचर के ऊपर पोस्ट करते हैं और फिर उस पोस्टिंग उस वॉचर की जो पोस्टिंग है उसको हम जब सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं तो उससे डायरेक्टली जो है वो लेजर्स जो हैं वो जर्नल लेजर्स जो हैं वो हमारे मेंटेन हो जाते हैं, ठीक है। अब इनकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो टाइप्स इसकी जर्नल की जो है वो हमने डिस्कस की कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जर्नल जो है वो मेंटेन होते हैं, जिसके हवाले से स्पेशलाइज्ड भी मेंटेन होते हैं और जनरल भी मेंटेन होते हैं। स्पेशलाइज्ड के अंदर जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि परचेजेस है, फिर परचेज रिटर्न हो गया, कैश रिसीट, कैश डिस्बर्समेंट, सेल्स रिटर्न वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कारोबार की नेचर या उसके साइज़ के हवाले से। नॉर्मली यही हम जो है वो एक स्पेशलाइज्ड जो वे में मेंटेन करते हैं और उसके बाद अलावा जो अगर को बच जाते हैं तो उनको हम जनरल लेजर के जनरल के अंदर जो है वो हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब हम आप आगे फर्दर जो है वो बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एंट्री जो है वो क्या चीज़ है। एंट्री के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ईच जनरल एंट्री कंटेन्स डाटा, ठीक है, सिग्निफिकेंट टू सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर हम किसी एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके उसको हम जनरल एंट्री का नाम देते हैं और वो किस अंदाज में मेंटेन होती है, क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री या जर्नलाइजिंग भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। अब इसकी भी टाइप्स थी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की कि सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री, ओपनिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के हवाले से जो एंट्री है उसको हम जो है वो पोस्ट करते हैं, ठीक है। इनकी नरेशन क्या थी, एक्सप्लेनेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन। जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन की पास करते हैं तो उसको हम नरेशन का नाम देते हैं। अब हम ज़रा थोड़ा सा आगे देखते हैं कि जी जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। नॉर्मली अगर आप इसको मैनुअल फॉर्म में देखें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वहाँ पर ये आपको इस तरह का फॉर्मेट मिलता है, जिसमें पहला डेट का कॉलम होता है, फिर डिटेल या इसको पर्टिकुलर भी बोल दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन का कॉलम भी कह दिया जाता है, नॉमेनक्लेचर भी यहाँ पे कह दिया जाता है,
इस डिटेल की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद ये एक और कॉलम है 3rd नंबर के ऊपर, जिसको हम LF मीन लेजर फॉलियो, ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर हम लेजर जो हमने इसके बाद जो मेंटेन करना होता है उसका हम रेफरेंस इसके अंदर देते होते हैं हर ट्रांजैक्शन का, कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसके अंदर जो डेबिटेड अमाउंट है या जो क्रेडिटेड अमाउंट है उसका रेफरेंस हम यहाँ पे नोट करते हैं कि ये लेजर के अंदर जो है किस पेज के ऊपर, 1 के ऊपर या 2 के ऊपर या 3 के ऊपर जो है वो मेंटेन की गई है, या फलां उसका जो भी पेज होगा या फलां रजिस्टर्ड जो उसका नंबर होगा वो यहाँ पर LF लेजर फॉलियो के अंदर जो है वो मेंटेन किया जाएगा। फिर इसके बाद जो इसका पहला कॉलम आता है इसको हम कह देते हैं डेबिट का कॉलम, ठीक है ना, और सेकंड जो है उसका कॉलम होता है ये क्रेडिट का कॉलम होता है। ये तकरीबन जो है वो एक हमने पीछे जो अपनी जो अकाउंटिंग टर्म्स जो हमने टर्मिनोलॉजीज जो पढ़ी थी उसके अंदर आपने कन्वेंशंस में डिस्कस किया था कि नॉर्मली ये जो प्रैक्टिस हम अडॉप्ट कर लेते हैं वो ऐसी प्रैक्टिस जो एक रूल का दर्जा इख्तियार कर जाती है उसको हम कन्वेंशंस कहते हैं। तो ये एक कन्वेंशंस का ही एक समझ लें पार्ट है कि जिसके अंदर डेबिट को नॉर्मली हम पहले लिख देते हैं और क्रेडिट को हम बाद में लिखते हैं 2nd नंबर पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके स्टेप्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इन चीज़ों को डिस्कस किया था कि जब हम इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो उस किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो इसमें स्टेप है वो क्या कहता है जी, विच आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। जब भी हमारे सामने ट्रांजैक्शन आएगी तो उसके अंदर हमने 2 एस्पेक्ट्स जो ट्रांजैक्शन के होते हैं उनको हमने देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से 2 एस्पेक्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। आया कि एसेट्स है या लाइबिलिटी है या एक्सपेंस है या इनकम है, या जो भी इसके अंदर जो एस्पेक्ट जो पाए जाएंगे लेने देने के हवाले से उन दोनों को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो है अकाउंट कौन कौन से एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस या जो भी उसके अंदर अकाउंट्स हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कंसर्न्ड अकाउंट्स बिलोंग टू विच कैटेगरी, वो अकाउंट जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। मसलन अगर आपने अगर कैश दिया है, कैश जो है अब नकद फॉर्म में अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, तो वो जो चीज़ है या नकद या उसका अगर आपने उधार अगर आपने भी कर लिया तो वो कैश का जब आप उसमें आएगा तो कैश जो है वो बेसिकली आपका एसेट जो है वो आपका है बेसिक, ठीक है। और अगर आपने उसको उधार किया है तो उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी खड़ी होगी। तो लायबिलिटी जो है वो अगर तो कोई अपना बाहर की को लोग हैं तो वो आप कहलाएंगे आउटसाइडर या क्रेडिटर भी उनको बोल दिया जाता है, ठीक है। तो क्रेडिटर का वर्ड उसके लिए नॉर्मली हम यूज़ कर लेते हैं, या अकाउंट पेएबल का वर्ड भी यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। और अगर वो इंटरनल लायबिलिटी है यानी कि मालिक ने खुद अपनी जेब से दी है तो उसको हम कैपिटल के अंदर जो है वो ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपने अकाउंट की कैटेगरी जो है वो डिफाइन करनी है कि ये कैपिटल है या कि क्रेडिटर्स हैं, एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं, एक्सपेंस है या इनकम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उसको करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 4th नंबर पर विच रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट इज एप्लीकेबल। फिर आपने उसके ऊपर रूल को अप्लाई करना है कि रूल उसके ऊपर अगर तो वो एसेट की कैटेगरी से या एक्सपेंस की कैटेगरी से बिलोंग करेगा तो उसके उसके ऊपर आपने उसके मुताबिक करना है। अगर कोई और उससे के अलावा कोई कैटेगरी होगी तो उसके ऊपर आपने उसके मुताबिक रूल अप्लाई करना है। अच्छा, जब आपने रूल अप्लाई करना है तो फिर उस चीज़ के अंदर आपने देखना है कि आया कि वो जो हेड ऑफ अकाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है या कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिंपल वे है इसका, बहुत आसान तरीकाकार है, ठीक है। वो जो आप उसके साथ मैंने रूल डेबिट क्रेडिट के डिस्कस किए हैं उसमें आप उसको सिंपल वे में अपने अंदाज में आप समझ सकते हैं। मसलन आपने एसेट और एक्सपेंस इन दोनों के लिए सेम चीज़ है, यानी कि जब ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगा और अगर ये डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होगा। और फिर इसी तरीके से लायबिलिटी और इनकम के लिए सेम रूल अप्लाई होगा कि लायबिलिटी और इनकम जब इंक्रीज होंगे तो हम इनको क्रेडिट कहेंगे और अगर ये डिक्रीज होंगे तो हम इनको डेबिट कहेंगे, ठीक है। अब हम अपनी एक इलस्ट्रेशन जो है वो उसको हम यहाँ पे इन तमाम रूल्स को मज़ीद समझने के लिए इस इलस्ट्रेशन हम लेते हैं और उसकी मदद से हम देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं।
तो ये एक इलस्ट्रेशन है, इसको मैं एंट्रीज वाइज जो है वो यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली जो इसमें ट्रांजैक्शन है, ठीक है, 3 फरवरी को जो है वो ट्रांजैक्शन हो रही है, जिसके अंदर मिस्टर एक्स कमेंस बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5000। ठीक है, कि एक्स जो है ये कौन है, ये कोई भी बंदा शख्स हो सकता है, ठीक है, जिसने अपना एक कारोबार शुरू किया और अपनी जेब से पैसे लगा रहा है। ठीक है, अपनी जेब से पैसे लगा रहा है, तो उससे जो है उसने 5000 रुपीज़ से कारोबार शुरू किया है। अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को देखना है, ठीक है, कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसमें कौन कौन से 2 एस्पेक्ट जो हैं लेने और देने के हवाले से इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर कैपिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो है बिजनेस के अंदर जो है वो कैश जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है ना, कैश आ रहा है, कमेंस बिजनेस शुरू किया जा रहा है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अब कैश जो है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, एक एसेट के हवाले से। उसकी कैटेगरी कौन सी है, वो उसको हमने कहा जी कि ये कैश क्या होता है, ये आपका एसेट है। और कैपिटल क्या चीज़ है, ये आपकी इंटरनल लायबिलिटी है कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है, अब हम इन दोनों के ऊपर अलग-अलग रूल अप्लाई करेंगे कि जैसे कैश है ये क्या चीज़ है, एसेट है। ठीक है, अब एसेट जब आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, जब ये इंक्रीज होगा तो हम उसको फिर क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने पीछे रूल पढ़ा कि जब भी एसेट हमारा इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे। और कैपिटल जो है ये चूंकि ये भी हमारी एक लायबिलिटी है, ठीक है, और जब ये लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ये पीछे जो जर्नल का एक फॉर्मेट आपने देखा था उसकी फॉर्मेट के अंदर ये लिखा गया है कि यहाँ पे डेट का कॉलम है, ये डिटेल है, फिर एलएफ है, अमाउंट है और क्रेडिट है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एलएफ का जो कॉलम है वो पूरे का पूरा यहाँ पर आपको ब्लैंक नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि ये हमने एक सैंपल के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो वहाँ पर इसका कोई ना कोई रेफरेंस जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है लेजर के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये इसकी नरेशन आ गई कि बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन। ठीक है, एक कैपिटल जो है, सरमाया जो है, कैपिटल को उर्दू में क्या कहते हैं, सरमाया, सरमाया कारोबार में आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन हमारी आ जाती है परचेज गुड्स, चीज़ें परचेज की जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी परचेजेस क्या है आपके लिए, एक इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री एसेट के तौर पर हम इसको भी ले लेते हैं। इसको एक्सपेंस भी ट्रीट कर लिया जाता है कि अगर ये नॉर्मली तो वैसे ही इसको हम एक्सपेंस के तौर पर ही लेते होते हैं, क्योंकि जब परचेजेस जो होती है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके आते हैं। अगर हमारा स्टॉक बच जाए तो फिर हम उसको अपने लिए एक एसेट जो है वो कंसीडर करते हैं और फिर हम उसको बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। ये आगे जाके इन चीज़ों की आप मजीद जो है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंस जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, परचेजेस की शक्ल में। तो परचेज को हमने डेबिट कर दिया 2000 से। और कैश जो है ये क्या चीज़ है, ये हमारे लिए एसेट है। कैश हमारी जेब से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हमारी जेब से मुराद बिजनेस की जेब। ठीक है ना, इसको आपने हर ट्रांजैक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपने अपनी जेब से मुराद बिजनेस की जेब समझनी है। मालिक को और कारोबार को सेपरेटली आपने ट्रीट करना है, अलहदा अलहदा। उसको आपने जो है वो एक नहीं तस्वर करना। हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि मालिक जो होता है वो एक लायबिलिटी होती है कारोबार के लिए, और उसका लेन देन जो कोई भी होगा हम उसको अलहदा एक ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो कैश जो है वो आपके लिए क्या है, कारोबार के लिए क्या है, एसेट है। और एसेट चूंकि हमारी जेब से कैश जो है वो जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। और इसकी नरेशन हमने क्या लिखी, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ठीक है, कि कैश की मदद से चीज़ें परचेज हुई हैं। थर्ड नंबर पर ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सर्वर एंड कंपनी। अब सर्वर एंड कंपनी से हमने उधार चीज़ें परचेज की हैं। ठीक है, ऑन क्रेडिट से मुराद उधार है। नॉर्मली अगर ये ऑन क्रेडिट का वर्ड ना भी यहाँ पे यूज़ किया जाए तो यहाँ पर अगर वो सिंपल भी लिखा होता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सर्वर एंड कंपनी, तो इससे मुराद हम उधार ही लेते हैं। अब ये क्यों उधार इसको तस्वर किया जाता है, इस वजह से कि जब भी कभी किसी शख्स का जो है वो नाम
या किसी कंपनी का नाम जो है वो लेने और देने के हवाले से इस्तेमाल किया जाए और उसके साथ में किसी भी किस्म का वर्ड ये वाला ना हो कि जी ऑन कैश, विद कैश, ठीक है ना, कि जैसे परचेज गुड्स विद कैश फ्रॉम सर्वर एंड कंपनी होता तो हम ये उधार नहीं थी ट्रांजैक्शन, बल्कि ये नकद ही कहलानी थी, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर अगर ऑन क्रेडिट उन्होंने लिख दिया तो ये तो वैसे ही उधार होगी, लेकिन अगर ना भी लिखा होता और अगर कैश का वर्ड ना साथ में लिखा होता तो इसको हमने उधार ही ट्रीट करना था कि क्रेडिट बेस के ऊपर लिया है। उसकी वजह यह है कि जब भी हमने कोई उधार ट्रांजैक्शन होती है तो तब ही हम उनका नाम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं कि जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं या जिनको हमने देना होता है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी आप देखेंगे कि किसी छोटी सी छोटी दुकान के ऊपर भी जिनसे लोगों ने उन्होंने दुकानदार ने पैसे लेने होते हैं या देने होते हैं उन्हीं को वो रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई शख्स उनसे नकद कोई चीज़ परचेज करके लेके जाता है, खरीद कर लेके जाता है, तो उसका नाम या अता पता या उसका इवन जो है वो कुछ भी उसके हवाले से वो पूछते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड हमारी ट्रांजैक्शन क्या कहती है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सर्वर एंड कंपनी। अब सर्वर से हमने चीज़ें परचेज की हैं तो सर्वर को हमने नेक्स्ट टाइम जो है पैसे भी अदा करने होंगे। तो अब ये एक तो हमें ये समझ में आया कि जी सर्वर एंड कंपनी एक तो ये अकाउंट है इसके अंदर, दूसरा परचेजेस का अकाउंट है। दो अकाउंट इसके अंदर, दो आस्पेक्ट इसके अंदर नोट हो रहे हैं कि एक तरफ चीज़ें खरीदी जा रही हैं और दूसरी तरफ जो है उधार के हवाले से आपका जो एक अकाउंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और ये चूंकि उधार है पे है तो एक तरफ परचेजेस आपका खर्चा हो रहा है, दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सर्वर एंड कंपनी जो है वो एक लायबिलिटी बन रही है और परचेजेस आपकी आपके लिए एक एक्सपेंस है। तो इसको हम कहेंगे कि जी परचेजेस आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो हमने उसको डेबिट कर दिया, सर्वर एंड कंपनी लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया और इनकी अमाउंट आपने सेम मेंशन कर दी। यहाँ पर आपने इसकी ट्रांजैक्शन की नरेशन आपने लिख दी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, परचेज फर्नीचर। फर्नीचर परचेज किया गया है। फर्नीचर क्या चीज़ है, ये आपके लिए एसेट है, ठीक है। और किस चीज़ से परचेज हो रहा है, कैश के ऊपर परचेज हो रहा है। तो दो हमारे एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं कि एक तरफ एसेट आपके पास आ रहा है, परचेज खरीदा जा रहा है, और दूसरी तरफ कैश आप दे रहे हैं। एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ये आपके लिए इंक्रीज हो रहा है, ये आपके लिए डिक्रीज हो रहा है। तो जो आपके लिए इंक्रीज होगा हम उसको डेबिट कर देंगे और जो सा एसेट आपके लिए डिक्रीज होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे और उसकी अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सेकंड, 11 तारीख को ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स, चीज़ें बेची गई हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ें जो बेची गई हैं इसके अंदर भी एक तो सेल्स का आपका जो अकाउंट है वो इस्तेमाल हो रहा है, नकद के ऊपर चीज़ें आपने बेची हैं तो यहाँ पर कैश भी इन्वॉल्व है, ठीक है। कैश जो है आपके लिए एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, सेल्स आपके लिए इनकम है और इनकम भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कहेंगे कि जी आपका इंक्रीज जब इनकम हो तो हम उसको डेबिट कर सॉरी क्रेडिट कर देते हैं, और अगर इंक्रीज इन एसेट हो तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर दिलावर ब्रदर्स। अब ये वही वाली चीज़ है कि क्रेडिट के ऊपर चीज़ें हमने बेची हैं, पहले हमने खरीदी थी अभी हमने बेची हैं। तो जब बेचेंगे तो वो ये जो दिलावर एंड कंपनी है इससे हमने फ्यूचर में कभी ना कभी अपने पैसे वसूल करने और जिससे हमें कारोबार को कोई फ़ायदा पहुंचना होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये कारोबार के लिए एसेट है, ठीक है। एक आपका एसेट में इजाफा हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ आपकी इनकम में भी इजाफा हुआ है। सेल्स जो होती है वो आपके लिए इनकम होती है, इनकम में भी इजाफा हुआ है। तो जिस चीज़ में इजाफा हुआ है, एसेट में इजाफा हुआ, तो हमने उसको दिलावर ब्रदर्स को जो है वो डेबिट कर दिया डेटर के तौर पर। दिलावर ब्रदर क्या है, ये आपके लिए डेटर कहलाएगा। और सेल्स आपकी इनकम है, ये आपके लिए क्रेडिट कहलाएगी। ये भी इसमें भी इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। थर्ड, आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर पेड सैलरी, सैलरीज अदा की हैं, खर्चे आपने पे किए हैं, ठीक है। तो खर्चा आपका इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है और कैश की शक्ल में पे किए हैं, यानी कि आपके पास है कैश जो है वो क्या है, एसेट है, एसेट आपके पास है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसकी ट्रांजैक्शन आप कैसे पास करेंगे कि एक्सपेंस को आप डेबिट कर देंगे और एसेट जो आपके लिए डिक्रीज हो रहा है उसको आप क्रेडिट कर देंगे। 25 को रिसीव्ड कमीशन, आपने कमीशन वसूल किया है किसी से,
आपको आपने कुछ सर्विसेज दी होंगी, उसके बदले में उन्होंने आपको कमीशन दिया है। ठीक है, अब ये चीज़ आपके लिए क्या है, इनकम है। कमीशन क्या चीज़ होती है, इनकम कहलाएगी। अगर आप देंगे तो ये आपके लिए एक्सपेंस कहलाएगा, अगर आपको वसूल करेंगे तो आपके लिए इनकम होगी, कारोबार के लिए इनकम होगी। तो यहाँ पर जब इनकम हमारी इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे, और इसके बदले में आपको क्या मिला है, कैश। इनकम इंक्रीज हुई और किस फॉर्म में मिली, कैश की फॉर्म में। तो कैश हमारे लिए एसेट है, एसेट में जब इजाफा होगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, रिटर्न गुड्स टू सर्वर एंड कंपनी। सर्वर एंड कंपनी से आपने चीज़ें परचेज की थी, खरीदी थी। अब उनके अंदर कोई भी फॉल्ट हो सकता है या कोई और रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आप वो चीज़ें आपने उनको वापस कर दी। कितने की, 200 की। अब इसके अंदर भी दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। परचेज आपने की थी तो परचेजेज अब आपकी वापस हो रही है, तो एक तो परचेजेज रिटर्न का अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ सर्वर एंड कंपनी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब परचेजेज रिटर्न, परचेजेज क्या थी, आपके लिए एक्सपेंस था। अब एक्सपेंस उस टाइम पे जब आपने चीज़ें खरीदी थी तो हमारा एक्सपेंस जो है वो डेबिट हुआ था। ये पिछली स्लाइड के ऊपर हम जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे 5th डेट को, सॉरी 7th डेट को परचेजेस हमारी डेबिट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था। अब उस परचेज में, उस एक्सपेंस में कमी वाक़या हो गई, यानी कि आपने कुछ चीज़ें वापस कर दी उसमें से। तो आपने जो जिस एक्सपेंस में कमी होगी आप उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और सर्वर एंड कंपनी उस टाइम पे आपके लिए लायबिलिटी बनी थी, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई थी। अब उस लायबिलिटी के अंदर कमी वाक़या हो गई है, यानी कि पहले जो आपने सर्वर एंड कंपनी को कितने पैसे देने थे, आपने 1000 रुपये देना था। अब आपने उस 1000 रुपये में से 200 रुपये नहीं आपने देना, क्योंकि आपने उतने की चीज़ें उसकी वापस उसको कर दी हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपकी एक्सपेंस लायबिलिटी के अंदर भी कमी होगी। तो जब हम कमी होगी तो उसको हम कहेंगे कि ये आपके लिए डेबिट होगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी के तौर पर। ठीक है, उसके बाद है जी नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, रिटर्न गुड्स बाय दिलावर ब्रदर्स। दिलावर ने चीज़ें हमें वापस की हैं, पहले हमने वापस की थी, अभी हमें कारोबार में वापस हुई हैं। ठीक है, तो इसकी भी रीज़न कोई भी हो सकती है कि इसमें भी जो पहले हमने सेल्स की थी उसके अंदर कमी हुई है, सेल्स रिटर्न हो रही है, वापस हो रही है। ठीक है, तो जब इनकम हमारी डिक्रीज होगी, सेल्स यानी कि डिक्रीज होगी, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। और दूसरी तरफ दिलावर ब्रदर्स जो था हमारे लिए एक एसेट था, डेटर था, डेबिटर नहीं इसको बोलेंगे, इसको हम डेटर कहेंगे, DEBTOR, डेटर। ठीक है, तो डेटर जो है वो आपके लिए एक एसेट था। ठीक है, तो आपने इस एसेट के अंदर जब डिक्रीज होगा, पहले आपने इसको, इससे पैसे लेने थे, कितने पैसे लेने थे आपने पहले, आपने दिलावर ब्रदर्स से 750 रुपये लेने थे। अब 750 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि उसमें से आपने 150 रुपये की चीज़ें वापस कर दी, सॉरी आपको चीज़ें वापस हो गई हैं, तो अब आपको सिर्फ 600 रुपये मिलेंगे। तो आपके लिए ये एसेट में कमी हो गई, तो आपने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, 150 रुपये से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव फ्रॉम दिलावर ब्रदर्स। अब दिलावर ने आपको कैश जो है वो उससे हमें वसूल हुआ है 500 रुपये। तो जो चीज़ वसूल हुई है, कैश वसूल हुआ, तो वो एक तो वो अकाउंट हो गया, दूसरा दिलावर ब्रदर ये अकाउंट हो गया। ठीक है ना, ये डेटर है, ये आपके लिए कैश जो है ये आपके लिए एक ये भी एसेट की शक्ल है। दोनों ही एसेट हैं, एक एसेट में इजाफा हो रहा है और दूसरे एसेट में कमी हो रही है। जिसमें इजाफा होगा हम उसको डेबिट कर देंगे और जिसमें कमी होगी हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर पे टू सर्वर एंड कंपनी। सर्वर एंड कंपनी को हमने 600 रुपये की अदायगी कर दी है, तो इसमें भी सेम ऊपर वाली ट्रांजैक्शन जो डेटर के हवाले से थी, यहाँ पे क्रेडिटर के हवाले से है।
सर्वर एंडेड कंपनी आपके लिए क्रेडिटर है और इसकी को आप कैश की शक्ल में आप दे रहे हैं, यानी कि एक तरफ कैश आपका एसेट में कमी हो रही है और सर्वर एंड कंपनी जो लायबिलिटी थी उसमें भी कमी हो रही है, उस वो भी आपकी डिक्रीज हो रही है। पहले आपने उसको मेरे ख्याल शायद पीछे हमने देखा था कि 700 रुपये पे करने थे, उसमें से आपने इतने उसको पे कर दिए, तो यहाँ पर जो है इतनी आपकी अमाउंट से उसके अंदर कमी वाक़या हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्या कहती है, एक्स विदड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। एक्स जो मालिक है वो कारोबार से कुछ चीज़ें निकलवा कर लेके गया। विदड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना। अब हमने इसके बारे में पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब भी मालिक कारोबार से कोई चीज़ अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेके जाएगा तो उसको हम ड्राइंग का नाम देंगे। ठीक है, ड्राइंग का नाम देंगे। पीछे भी अभी पिछले जो उसका पार्ट 1 है उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। और ड्राइंग कारोबार के लिए क्या होता है, वो एक एक्सपेंस होता है। ठीक है, अब उस एक्सपेंस के अंदर या उसको आप एक लायबिलिटी जो होती है उसके हवाले से भी ट्रीट कर लिया जाता है। जब लायबिलिटी डिक्रीज हो तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली ड्राइंग जो होती है ये कारोबार के लिए हम इसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस में जब जो है वो इजाफा होता है, खर्चा है कारोबार के लिए, ठीक है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और किस शक्ल में वो लेके गया था, कैश की शक्ल में। तो कैश आपके लिए एसेट होता है, इसमें जब कमी होगी, कैश आपके जेब से 300 रुपये चला गया, कारोबार की पॉकेट से 300 रुपये चले गए, तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अब इसके अंदर भी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है डेप्रिसिएशन का जो कि आपके लिए एक्सपेंस है, फर्नीचर जो कि आपके लिए एसेट है। डेप्रिसिएशन में इजाफा हो रहा है, एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, और दूसरी तरफ एसेट में कमी हो रही है, यानी कि आपके फर्नीचर के अंदर 80 रुपए की टूट फूट हुई है। डेप्रिसिएशन में टूट फूट होती है। ठीक है, यानी कि इतनी कमी वाकया होगी, डेप्रिशिएट हो गया, कम हो गया इतना। अब वो टूट फूट हो सकती है या कोई भी रीजन इसकी हो सकती है। तो जिस चीज़ में कमी होगी, डिक्रीज होगा, हम उसको क्रेडिट कर देंगे, और जिस एक्सपेंस में आपके इजाफा होगा हम उसको डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी बोरोड फ्रॉम शफीक। शफीक कोई ऐसा बंदा है जिससे आपने पैसे बोरो किए हैं, उधार के ऊपर आपने उससे पैसे उधार पकड़े हैं। तो पहले तो आपके पास कैश आ रहा है, कैश की शक्ल में पकड़े हैं। ठीक है, अब जिससे आपने लिए हैं उसको कभी ना कभी तो आपने वापस करने हैं, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी जनरेट हो गई, यानी कि लायबिलिटी के अंदर इजाफा हो गया, इंक्रीज हो गया। तो एक तरफ आपके पास कैश आया जो जिसको आपने डेबिट कर दिया, दूसरी तरफ लायबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो गई, उसमें भी आपके इजाफा हो गया। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट मैंने एक आपके साथ में एक बहुत सिंपल सी इलस्ट्रेशन डिस्कस की है। ठीक है, इसी तरह की कुछ ट्रांजैक्शंस आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी मिलेंगी। ठीक है, तो उनको आपने इसी तरीके से उनको आपने देखना है कि उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो हमारे अकाउंट्स की कैटेगरीज हमने कुछ डिफाइन की थी 5, जिसके अंदर एसेट्स था, फिर एक्सपेंस था, फिर लायबिलिटी थी, फिर कैपिटल था और इनकम थी। अब आपने उन 5 कैटेगरीज के अंदर फिर उन तमाम जो भी अकाउंट्स होंगे उनको आपने जो है वो कहीं ना कहीं फिट करना है। ठीक है, तो उनको जब आप वहां पर उसकी कैटेगरी डिफाइन कर लेंगे उस अकाउंट की, उस ट्रांजैक्शन के अंदर, उस एस्पेक्ट की, तो फिर आपने उसके ऊपर मुतलका रूल जो है वो अप्लाई कर देना है, डेबिट से मुतलका और क्रेडिट से मुतलका। अगर तो एसेट्स और एक्सपेंस जब आपके इंक्रीज होंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे, और जब ये डिक्रीज होंगे तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। दूसरी तरफ लायबिलिटी और इनकम जब ये दोनों इंक्रीज होंगे तो हम इनको क्रेडिट करेंगे, और अगर ये डिक्रीज होंगे तो हम इनको डेबिट करेंगे। तो आपने इस तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन आपके पास आती है उसको उसको आपने अच्छे तरीके से सबसे पहले आपने उसका एनालिसिस करना है, उसको देखना है कि उसके अंदर कौन कौन से हेड्स ऑफ अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर आपने उसकी कैटेगरी डिफाइन करनी है, फिर उस कैटेगरी के मुताबिक आपने उसके ऊपर रूल डिफाइन करना है, रूल अप्लाई करना है। ठीक है, रूल कौन सा अप्लाई करना है, डेबिट का और क्रेडिट का। अगर वो
डेबिट के हवाले से है और वो उसके ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज के हवाले से हो रहा है, तो वो आपने उसको मुताबिक उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग हम किस शक्ल में करेंगे, क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली मतलब डे टू डे बेसिस के ऊपर, ऑर्डर वाइज, जौन सी ट्रांजैक्शन पहले अकर होगी, जौन सी ट्रांजैक्शन पहले परफॉर्म होगी उसको आपने पहले लिखना है, और जौन सी बाद में परफॉर्म होगी उसको आपने बाद में लिखना है, ठीक है। अब ये इसका सेकंड पार्ट था जिसको अभी हमने डिस्कस किया। थर्ड पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है या कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई आपके जहन में कोई ऐसी बात आ रही है जिसको आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो वो आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।